तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता के जनादेश में। जो हम पॉलिटिकल पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम बात करें, विधायक दिनेश चड्ढा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। हम जो पॉडकास्ट सीरीज हम कर रहे हैं उसमें हम बेसिकली एक तो हम कर रहे हैं कि जो वॉलंटियर है पार्टी के, या जो पार्टी के समर्थक होते हैं, या जो आपके इलाके के निवासी हैं, या जो बाकी देशवासी हैं, जो कि लीडर को इस तरह जानते हैं कि विधायक है, ये एमपी है या नेता है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं जान पाते, या उनके जो हर बाकी इलाकों में वो चीज़ नहीं पहुंच पाती कि यहाँ पे अपने कैसे काम करके इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो हम पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप आज विधायक हैं, लेकिन आपका सफर कैसा रहा है, मतलब पूरी जर्नी, ताकि मतलब लोगों से कनेक्ट हो सके, उसी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे पहले हिस्से से ही आप मान सकते हैं कि स्कूल टाइम से ही मेरा विजन क्लियर था कि मैंने पॉलिटिक्स में ही जाना है। ओके। और पॉलिटिक्स के माध्यम से ही अपने देश की सेवा जो करनी है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैंने एक्टिवली काम किया है। खालसा कॉलेज श्री अनंतपुर साहब से मेरी ग्रेजुएशन है। वहीं से मैंने जो स्टूडेंट यूनियन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए फीसों को लेकर, बस पास को लेकर, बसों की और मुश्किलों को लेकर, विद्यार्थियों की और मुश्किलों को लेकर संघर्ष भी किए हैं, प्राप्तियां भी की है। उसके बाद हर गांव में मैंने यूथ क्लब जो है अपनी कंस्टिट्यूंसी में, उस टाइम में, कॉलेज टाइम में जो है वो मैंने बनाया। उसके बाद मैंने बहुत बड़े लेवल पर इस देश का, इस स्टेट का कोई भी इशू हो बड़े से बड़ा, उसके ऊपर मैंने एक्टिविज्म के माध्यम से काम किया है। चाहे वो आरटीआई एक्टिविज्म हो, चाहे वो बतौर वकील मैंने पीआईएल्स डालकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो जितने भी लोगों के इशू हैं, हमेशा से ही किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे उनको एड्रेस करने की कोशिश विधायक बनने से पहले ही किया। जी सर, अगर बात करी जाए, मतलब आप लॉयर हैं, तो एज ए लॉयर प्रोफेशन में और एज ए एमएलए बनने के बाद तो क्या परिवर्तन देख पाते हैं? मतलब ज्यादा काम करने का मौका मिल पा रहा है अब जनता का, या क्या चीज आप मतलब चेंजेस क्या लगते हैं आपको? जब आपने लोगों से वोट ली होती है, वोट लेकर जब आप एक संवैधानिक जिम्मेवारी आप लेते हैं, तो संवैधानिक जिम्मेवारी जो है वो ज्यादा जोर शोर से निभानी पड़ती है, क्योंकि वो फिर आपके पास आपकी ऑप्शन नहीं है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, अगर आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, अगर आप वकालत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन रहती है कितना आपने करना है। बट जब आपने लोगों से मांग कर ड्यूटी ले ली, मांग कर जिम्मेवारी ले ली, तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम 24 घंटे, हमारे दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं, 24 घंटे हमें, हमारा टाइम लोगों के लिए है। हम पब्लिक को किसी भी टाइम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा स्पेयर टाइम है। तो अभी हमारी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से समर्पित है पब्लिक के लिए। उसमें एक सेकंड भी हमारा अपना नहीं है, उसका एक एक सेकंड जनता का है। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें रोपड़ विधानसभा की, अब यहाँ के विधायक हैं, तो 2022 से पहले अगर हम बात करें और अब की बात करें, तो चेंजेस क्या लगते हैं आपको विधानसभा के अगर लेवल पे बात करें? कि जैसे हम स्टेट लेवल पे जानते हैं कि भगवंत मान सरकार ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है, या जैसे पिंड क्लिनिक बनाए हैं, या और भी चीजें लगातार ट्रैक पे चल रही हैं, स्कूलों में कायाकल्प का काम चल रहा है। लेकिन एज ए एमएलए आपको क्या लगता है कि आप विधानसभा में क्या चेंजेस आपको लगते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरी विधानसभा में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ओके। एक लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज है जी, एक कोएड गवर्नमेंट कॉलेज है रोपड़ का। जी। तो जो लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज है उसका अब तक खाता नहीं खुला था। उसको कोई ग्रांट मिलनी तो बात की बात है, उसका ग्रांट वाला खाता ही नहीं खुला था। जी जी। ठीक है जी। तो अभी अपनी गवर्नमेंट बनने के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद, उस कॉलेज का खाता तो खुला ही खुला है, बट खाते में भी कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं, 6 करोड़ की ग्रांट उस कॉलेज के लिए आई है, जिसका आज तक कभी खाता ही नहीं खुला। ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ का है। गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ में पिछले एक दहाके में किसी ने उसको व्हाइट वॉश तक नहीं किया था। किसी ने उसको कभी कोई एक जो हम पंजाबी बोलते हैं पर रंग दी कुच्ची तक उस कॉलेज में किसी ने नहीं मारी सी। अब उस कॉलेज के लिए 1.5 करोड़ की ग्रांट आई है। उस कॉलेज की बिल्डिंग इतनी शानदार बन गई है कि अब वहाँ फिल्मों की शूटिंग हो रही है, लोग सेल्फियां उस बिल्डिंग के साथ डाल रहे हैं। और सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं, रेनोवेशन की बात नहीं, इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ही कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ में 27 प्रोफेसर इकट्ठे ही ज्वाइन किए हैं एक ही दिन में। जब वो कॉलेज बना था, पता नहीं कितने साल पहले, उस टाइम भी इतने प्रोफेसर इकट्ठे नहीं आए होंगे जितने अब प्रोफेसर इकट्ठे आए हैं।
रोपड़ में जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो पंजाब की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरियों में एक बनी है। 70 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है। रोपड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि बंद पड़ा था, रोपड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज 14 साल से। अब वो पॉलिटेक्निक कॉलेज को दोबारा से चलाया भी गया है और चलाने के बाद पहले वो लड़कियों को लिए था, उसको कोएड भी किया गया, उसमें नए ट्रेड्स भी आए, उसमें फार्मेसी भी आई है। और सबसे बड़ी बात, रोपड़ में IIT है, रोपड़ में नाइलेट्स है, नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट, बट आज तक के नुमाइंदों ने कभी वहां जाकर नहीं देखा था, उनसे कभी इंटरेक्ट तक नहीं किया था। तो हमने उनके साथ तालमेल बनाया जिसका नतीजा ये निकला कि रोपड़ को पहली यूनिवर्सिटी मिली है। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में अब तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब रोपड़ को पहली यूनिवर्सिटी मिली है, वो भी नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी, नाइलेट्स के रूप में पहली यूनिवर्सिटी जो रोपड़ को मिली है। और ग्राउंड स्टेडियम, पहले हम रोपड़ विधानसभा हल्के में अगर गिनते थे तो 1 2 3 4 5 यहीं पर गिनती खत्म हो जाती थी। 227 पंचायतें हैं मेरी विधानसभा की, तो अभी तक हम 150 का आंकड़ा टच कर चुके हैं। 150 ग्राउंड स्टेडियम हम रोपड़ हल्के में बना चुके हैं, जिनका काम चल रहा है। हमारा टारगेट ये है कि हमने हर गांव में ग्राउंड स्टेडियम बनाना है, हर पंचायत में हो जाएगा। यस। और हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जिसे सिंहपुर नूरपुर बेदी ब्लॉक में, उसे बोलते थे व्हाइट एलिफेंट। वो सिर्फ लोगों के लड़ाई के पर्चे दर्ज करने के काम आता था। अब वहाँ अच्छा भला इलाज हो रहा है, सारे डॉक्टर जा रहे हैं। एक डिजिटल एक्सरे तक की फैसिलिटी वहां पर नहीं थी, अब वहाँ डिजिटल एक्सरे भी हो गया, नई लैब भी खुल गई। इसी तरह जो रोपड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी लगातार सुधार किए गए हैं। करोड़ों रुपए का क्रिटिकल केयर यूनिट भी वहां के लिए मंजूर करवाया गया है। तो गांव-गांव में जो सिंचाई वाला पानी है वो पहुंचाने के लिए भी काम जो शुरू किया गया है। और बहुत से काम है, जितने भी आपके पास टाइम है हम आधा घंटा गिन सकते हैं। जी बिल्कुल। नहीं, ये काफी चीजें नई जरूर है कि बाकी लोगों को भी पता लगेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहे हैं। जी। अच्छा, अगर हम थोड़ा पॉलिटिक्स की जर्नी पर आए तो जैसे कि जब आपने पार्टी में आया, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि यहाँ पे तो पहले से जमी जमाई पार्टियां लगातार थी। अकाली दल का बहुत बड़ा नाम था, कांग्रेस भी एक पार्टी थी, बीजेपी भी लगातार सपोर्ट में रहती थी, आम आदमी पार्टी तो एक नई पार्टी थी। आपने मतलब आम आदमी पार्टी को मतलब क्यों चुना? तो जब पुराने सिस्टम से लोग दुखी हों तो उनके पास नई पार्टी ऑप्शन होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऑप्शन दी देश के उन सब लोगों को जो पुराने सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहते थे, जो आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर कांग्रेस के, अकाली दल के, भाजपा के साथ लड़ना चाहते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने देश के नौजवानों को एक ऑप्शन दे दी कि अगर तो आप जिस सिस्टम में चल रहे हैं, अगर तो आप उसी सिस्टम के साथ सेटिस्फाइड हो, कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो सिस्टम चल ही रहा है। बट जो लोग चाहते थे कि सिस्टम बदलना चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लोगों की जरूरतों के मुताबिक उन्हें सहूलतें मिलनी चाहिए, लोगों का पैसा लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, आम आदमी पार्टी। तो उस समय सिर्फ मैंने नहीं, इस देश के सभी लोगों ने ये चुन लिया कि ये जो लड़ाई है, ये जो वक्त है, ये उसी तरह का है जिस तरह आजादी की लड़ाई थी। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सच्चाई के साथ खड़े, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े, तो इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जी। अच्छा सर, अगर आपसे हम बात करें कि जैसे नॉर्मली एक सवाल रहता है कि मुलाकात कैसे हुई होगी, मतलब ये पूरा जो आप पार्टी ने आपने ज्वाइन करी, आपकी इच्छा थी, तो क्या अरविंद जी से आपकी मतलब कैसे आपकी मतलब ये पूरे इसमें आने का सिलसिला कैसे रहा आपका? तो मैंने ज्वाइन करने से पहले मुलाकात के चक्कर में मैं नहीं पड़ा, किसी लॉबिंग के चक्कर में मैं नहीं पड़ा। मैंने तो आपको बताया कि मैं तो अपना फर्ज समझ करके यार आजादी की लड़ाई है, मैंने ज्वाइन कर ली बस। अपनी टीम के साथ, अपने हजारों लोगों के साथ। मैंने तो जो यहाँ के इंचार्ज वगैरह थे तो उनसे बातचीत करके मैंने तो खुद ही ज्वाइन कर ली। मुलाकातें तो उसके बाद में हुई। उसके बाद में मैंने जो पार्टी की पंजाब डायलॉग टीम थी उसमें भी काम किया, पॉलिसी मेकिंग में भी काम किया, स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी काम किया, लीगल विंग में भी काम किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया। बट ये सब चीजें काम करने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद, क्योंकि अपना फर्ज था, मुझे अपनी ड्यूटी लगी कि इस लड़ाई की हमने साथ करना है, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग से पहले को मुलाकात करनी जरूरी नहीं समझी। जी। अच्छा सर, अभी जैसे भगवंत मान जी का ये पूरा चल रहा है रंगला पंजाब बनाने का, अरविंद जी लगातार रैली चल रही है, लगातार पूरे ड्रग्स मुक्त माफ एक तरह से कहा जाता है पूरे पंजाब को बनाने के लिए, पुराना वाला पंजाब बनाना चाहते हैं, उसको लेकर आप कैसे कहना चाहेंगे कि आपके हल्के में मतलब किस तरीके से मतलब काम जो यहाँ पे विधानसभा में पूरा हो रहा है, या उस पूरी मुहिम को किस तरह से देखते हैं? मतलब बहुत ही बढ़िया मुहिम है, और मुहिम नहीं है, ये युद्ध है जी। युद्ध नशा के विरुद्ध। युद्ध किस लिए है? युद्ध इसलिए है क्योंकि जो बीमारी इस हद तक जिसकी जड़ें मजबूत कर दी हो पिछली सरकारों ने कि वो हर गांव तक घुस गई हो, घर घर तक घुस गई हो, तो उसको लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए फिर
कोई कैंपेन नहीं, युद्ध की जरूरत होती है। वो युद्ध भगवंत मान जी ने शुरू कर दिया है, और इसे युद्ध का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस युद्ध में सभी मोर्चों से लड़ाई लड़ी जा रही है। इस युद्ध में सरकार भी लड़ रही है, इस युद्ध में हेल्थ डिपार्टमेंट भी लड़ रहा है, इस युद्ध में पुलिस भी लड़ रही है, इस युद्ध में पंचायतें भी लड़ रही हैं, इस युद्ध में एमएलए भी लड़ रहे हैं, और इस युद्ध में हम गांव-गांव जाकर लोगों को भी हम एक मोर्चा देकर आ रहे हैं कि आप भी अपने जो है हथियार लेकर बैठ जाओ इस युद्ध को, इस युद्ध में लड़ने के लिए और नशे की बीमारी को खत्म करने के लिए। तो मतलब अगर सर अब हम आगे की बात करें कि 27 में अब चुनाव अब लगभग दहलीज पे ही है, क्योंकि राजनीति में तो कहा ही जाता है कि 1-2 साल का समय मतलब बहुत ही कम माना जाता है। तो अब अगले चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है, मतलब क्या मुद्दे, अब इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में अब लगता है जाना चाहिए? वो सबसे बड़ी बात तो जो बदलाव, जो चेंज हमने एमएलए बनने की बात की है, उसी के दम पर हम वोट मांगेंगे। चुनाव आ गया है, चुनाव आने वाला है, ये सब चीजें शायद उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती है जो चुनाव में निकलते हैं। तो मुझे लगता है हमारे लिए तो हमेशा ही चुनाव था, क्योंकि हम हमेशा 24 घंटे लोगों में रहे हैं, हमेशा ही हमारे दफ्तर चलते रहे हैं, हमेशा ही हमारे फोन चलते रहे हैं, हमेशा ही हम लोगों के तालमेल में रहे हैं, हमेशा ही अपने हल्के में, गाँव में, शहर में रहे हैं, लोगों की काम सुनते रहे हैं, जितने हो सके करते भी रहे हैं। सो मुझे लगता है कि 2022 के बाद अब तक भी हम तो चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए आने वाला चुनाव कोई नई चीज नहीं है, जैसे पहले लड़ रहे हैं वैसे आगे लड़ते रहेंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम चले अंतिम उसमें चलें, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। एक तो 2 क्वेश्चन है लास्ट, छोटे छोटे से। एक तो पहलगाम हमला हुआ, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, डेफिनेटली यहाँ पे पूरे लगभग 3-4 दिन लगातार ब्लैकआउट भी देखा लोगों ने, और ड्रोन से अटैक भी लगातार हुआ, तो वो चीज भी देखी। तो पहले तो पहलगाम हमले को आप किस तरह से देखते हैं, और उसके बाद जिस तरह से एकदम सीज फायर हो गया, उसका सब कुछ बंद हो गया, उस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? तो सबसे पहले तो जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है कि जिस तरह से लगातार बॉर्डर पे हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आज़ादी से लेकर अब तक हमारे रोपड़ में देश में सबसे ज्यादा शायद फौजियों की रेशो रोपड़ में है, सबसे ज्यादा एक्स सर्विस मैन भी यहाँ पर है, सबसे ज्यादा फौज के जवान भी यहाँ से हैं। तो कितने जवान हमारे शहीद होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का इसमें फेलियर तो है। जो आज़ादी से लेकर अब तक हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, बट हम इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाल नहीं पाए अब तक, इसमें हमारा फेलियर है। कब तक हम जो अपने नौजवान हैं, अपने भाई हैं, उनको शहीद करवाते रहेंगे? कब तक अपने सिविलियंस को आतंकवादियों का शिकार बनते देखते रहेंगे? तो इसमें जो भी स्ट्रेटजी अब तक अडॉप्ट कर रखी है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा फेलियर तो मैं खास तौर पर इस एरिया का नुमाइंदा होने के नाते, जहाँ से इतने ज्यादा फौजी हैं, मैं तो मानता हूँ इसमें बड़ा फेलियर है। क्योंकि जब भी कोई नौजवान शहीद होता है, वो शहीद क्यों होता है? वो अपना काम करते हुए शहीद नहीं होता, वो हमारा काम करते हुए शहीद होता है। क्योंकि अगर एक गाँव में कहीं चोरों का भी शोर डल जाए कि गांव में चोर आने हैं, यहाँ पर मशहूर है काले कच्छे वाले चलते थे, कोई अदर स्टेट्स में भी थे, तो हम गांव वाले खुद पहरा लगाते हैं, और पहरे में आती है जी के टर्न बाय टर्न, इस दिन ये घर पहरा लगाएगा, इस दिन ये घर पहरा लगाएगा। पर हम बॉर्डर पे कभी पहरा लगाने नहीं गए। बॉर्डर पे हम पहरा लगाने इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर जो हमारे हिस्से का पहरा है वो हमारे फौजी जवान लगा रहे हैं, तो जब वो शहीद होते हैं तो हमारे हिस्से का पहरा लगाते हुए वो शहीद होते हैं। तो इस पर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अपनी स्ट्रेटजी है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो क्यों अब तक हम ये शहीदियां, ये कत्लो गारत हम रोक नहीं पा रहे हैं? जी सर, दूसरा अभी अगर लास्ट में मैं कहूँ कि वॉलंटियर्स के लिए या आपके सपोर्टर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब पंजाब को लेके? मैं तो सारे वॉलंटियर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ने लड़ाई लड़कर गवर्नमेंट पंजाब में बनाई है, आप ही के एफर्ट से गवर्नमेंट बनी है, तो अभी ये मौका है, पहले से भी था जब से गवर्नमेंट बनी है, अभी भी है कि आप लोग आगे होकर बड़े अच्छे तरीके से लोगों के काम करवाएं, ईमानदारी से करवाएं। और सत्ता को हमने दूसरी पार्टियों को सत्ता से हटाया है, सत्ता से हटाने की हमने लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई अलग तरीके की होती है। सत्ता चलाने की लड़ाई लोगों के इंटरेस्ट में वो अलग तरीके की होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो अच्छे लीडर बनकर, कामयाब लीडर बनकर लोगों के लिए काम करें, और वो इस तरीके से काम करें जैसे वो कामयाब क्रांतिकारी साबित हुए हैं, ऐसे वो कामयाब नेता भी वो साबित हो कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के रिसोर्सेज को लोगों के लिए यूज किया है। इसीलिए मेरी विधानसभा हल्के में अगर 2 ऑफिस चलते हैं, एक रोपड़ में, नूर प्रविधि में, तो दोनों ऑफिस जो हैं वो हमारे वॉलंटियर चलाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स ही गांव में जो विकास कार्य हैं
उनकी सुपरविजन करते हैं, उनकी इनोवेशन के लिए भी जाते हैं। और हमारी कंस्टिट्यूंसी में ये हमने एक नई पहलकदमी कर रखी है कि जो भी इनोवेशन होती है जिस गांव में, तो उस गांव का जो सबसे ज्यादा आयु का बुजुर्ग है वही इनोवेशन करता है, उसका नाम भी जो नींव पत्थर है उसके ऊपर लिखा जाता है। तो हमारे वॉलंटियर्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे लीडर बनकर आप लोग आगे आएं। अकेला एमएलए कुछ नहीं कर सकता, अकेला मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, अकेले मंत्री कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि काम इतने करने वाले हम सबको जोर शोर से और डेडिकेटेड होकर लगना होगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, और मुझे लगता है कि रोपड़ विधानसभा के बारे में काफी जानकारी ऑडियंस को मिलेगी कि जो काम हुए यहाँ पे विधानसभा में, जो क्योंकि ना कई काम ऐसे होते हैं जो विधानसभा हल्के में होते हैं लेकिन वो मीडिया तक नहीं जा पाते, वो काम नहीं पहुंच पाते, तो काफी लोग सोचते हैं कि पंजाब में आखिरकार काम हो भी रहे नहीं। रोपड़ विधानसभा हल्का ऐसा विधानसभा हल्का है जहाँ से दरिया निकलता है, जहाँ से नहरें निकलती हैं, उसके बावजूद इस हल्के को आज तक कभी सिंचाई वाला पानी नहीं मिला था। दरिया पास से निकलता है, नहरें पास से निकलती है, क्योंकि इलाका थोड़ा ऊंचाई पर है। पानी मिलना तो दूर की बात, आज तक किसी यहाँ से बने हुए एमएलए मुख्यमंत्री तक रहे हैं, यहाँ से बने हुए एमएलए मंत्री तक रहे हैं, पर किसी ने फाइल के ऊपर इस बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी कि इस हल्के को भी पानी देना है, ना ही कोई प्लान बनाया। अब पहली बार हुआ है मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में कि इस हल्के को सिंचाई वाला पानी देने के लिए, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, उसका प्लान तैयार करने के लिए एक कंपनी को 36 लाख का 36 लाख का जो टेंडर है वो दिया गया है, जिससे कि इस कंस्टिट्यूएंसी को भी अब आने वाले दिनों में सिंचाई वाला पानी मिलेगा। हमारा घाट का एरिया है जिसकी शुरू से डिमांड रही है कि हमें हिमाचल के बिल्कुल साथ लगते हैं कि हमें हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा जाए, तो उन्हें हिमाचल प्रदेश के और चंडीगढ़ के साथ जोड़ने के लिए 27 करोड़ का जो रोड प्रोजेक्ट है वो मंजूर भी है, उसका काम भी चल रहा है। ऐसे ही उसी इलाके की एक बड़े ब्रिज की डिमांड थी, वो ब्रिज भी 11 करोड़ की लागत से उसका जो टेंडर है वो हो चुका है, उसका भी काम चल रहा है। गांव-गांव में यहाँ पर ट्यूबवेल भी सिंचाई के लिए लगाए गए हैं, और स्कूलों में भी जो है शिक्षा के ऊपर भी बहुत सारा काम रोपड़ विधानसभा हल्के के स्कूलों में हुआ है। नहीं, बिल्कुल। तो आपने जैसे कि पूरी वीडियो आपने देखी होगी, पॉडकास्ट में आपको पता लगा होगा कि रोपड़ विधानसभा में केवल अगले पिछले 3 साल में ही अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, काफी ज्यादा बदलाव आए हैं और काफी तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। सर ने जैसे पूरा बताया, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने संग पंजाब के जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं, वो अपने घर परिवार में जरूर शेयर करके जरूर ये जानकारी आम जन तक दीजिएगा, जिससे कि मुझे लगता है। और ड्रग्स वाले मामले पे ये जो युद्ध पूरा लड़ा जा रहा है, सरकार का ही नहीं, मुझे लगता है आम लोगों का भी इसमें मकसद होना चाहिए। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और हम अगली पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।